पॉस एक्ट क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। ये एक्ट 2013 में इनैक्ट हुआ था। ये कॉन्सेप्ट ही किसी को पता नहीं था कि वर्क प्लेस पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। आज हम 2024 में बैठे हैं। वुमेन जो काम कर रही हैं उनके ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से। पॉस एक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं? एनी अनवेलकम बिहेवियर, आप वर्बली, नॉन वर्बली या फिजिकली कोई ऐसी चीज़ मुझे कह रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं जिससे मैं अनकंफर्टेबल फील करूं कि उसका कहीं ना कहीं रिलेशन सेक्सुअल बिहेवियर के साथ हो। ये सिर्फ बॉस या जो बाकी के कलीग हैं या उस दौरान कोई क्लाइंट्स या कस्टमर भी आते हैं तो वो सब भी इसमें इंक्लूड हैं? ऑफिस के काम से अगर मैं कहीं जाती हूँ, कोई क्लाइंट की साइट पे जाए, कोई वेंडर के साइट पे जाए या कहीं थर्ड प्लेस पे जाए जहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी हमारे वर्क प्लेस में है। आईसीसी क्या है? आईसीसी है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। आईसीसी इसको रोकने का काम करती है इनिशियल लेवल। आईसीसी बेसिकली कंप्लेंट्स हैंडल करती है। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पे ही अप्लाई होता है? जी, ये हर इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई होता है जहाँ पे 10 और मोर एम्प्लॉयज़ हैं। तो आईसीसी जो कमेटी होती है उसके पास में क्या पावर्स होती हैं? जैसे उनके पास कंप्लेंट आती है तो वो एक्यूज्ड को समन कर सकती हैं, उनको वो कंप्लेंट की कॉपी देती हैं, उनको बोलते हैं इस पे जवाब दो, फिर विटनेसेस आते हैं, इसमें एविडेंस लिया जाता है और उसके बाद वो उसके ऊपर डिसीजन लेती है। तो बिल्कुल जैसे कोर्ट की कार्रवाई होती है उस तरह से पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। जो आईसीसी कमेटी है उनके लिए भी कुछ है कि यदि वो एक्शन टाइम पे नहीं लेती हैं या जांच में डिले करती हैं तो उस एक्ट में उनके लिए भी कुछ प्रावधान है कि? ऐसा काश होता, ऐसा कुछ है नहीं अभी। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि राजस्थान पुलिस के डिपार्टमेंट्स में भी आईसीसी कमेटी नहीं है। यदि फीमेल आईसीसी के जो डिसीजन है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहीं अपील कर सकती है या कोर्ट जा सकती है। सीनियर पोजीशन का व्यक्ति होता है वो ज़्यादा करता है या फिर जो कलीग्स होते हैं ऐसे मामले ज़्यादा देखे गए हैं? पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जो है ना वो हर कोई नहीं संभाल पाता है। तो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी हमेशा अपने साथ साथ पावर लेके आती है, तो उसको अब्यूज़ करने का पावर भी लेके आती है। तो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में जो लोग हैं उनके ऊपर तो हमेशा ये सुई टंगती है, अटकती रहती है कि हाँ ये तो वो करेंगे ही करेंगे, बट कॉलीग्स के साथ उनके साथ भी होता है हरासमेंट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। आज इस एपिसोड में खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सुमित्रा चौधरी जी। सुमित्रा जी महिलाओं से जुड़े हुए मामले देखती हैं, खासकर पॉस एक्ट यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न या असॉल्ट होता है उस तरीके के मामलों को देखती हैं। आज हम पॉस एक्ट और महिलाओं से जुड़े हुए अन्य हैरेसमेंट के मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, अब पॉस एक्ट से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पॉस एक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, पॉश एक्ट का जो डेफिनेशन है वो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। सो आप जब नाम देखेंगे तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है प्रिवेंशन, फिर प्रोहिबिशन मतलब उसको रोकना, और फिर रिड्रेसल कि अब जब हो ही गया तो फिर उसको करेक्ट करना। सो इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये पॉश जो घटनाएं हैं वो हो ही ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके इसका अवेयरनेस किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या चीज़ है, ये क्यों होती है, ये किस तरह से होती है। क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ही सटल तरीके से होती है, उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फ्रेंडशिप के दायरे से सेक्सुअल हैरेसमेंट में कब मूव हो रहे हैं वो पता ही नहीं चलता है। तो एक बहुत ही थिन लाइन है, और इसीलिए इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रिवेंशन सबसे पहला। सो ये एक्ट 2013 में इनैक्ट हुआ था, जबकि आपको वो घटना भवरी देवी वाला घटना पता होगी, जिसमें 1997 में विशाखा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सो भवरी देवी जी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, और उस टाइम पे जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उसके अगेंस्ट सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही थी। तो उनको ये था कि चाइल्ड मैरिजेस को रोका जाए। तो एज अ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनका जो काम था वो था पुलिस को रिपोर्ट करना या बताना कि यहाँ चाइल्ड मैरिज हो रही है तो इसको रोकी जाए। तो उन्होंने बड़े गुड फेथ में जब ये काम किया तो उस गांव के जो मुखिया थे या सरपंच थे या जो बड़े लोग थे उनको ये बात बहुत चुभ गई। उनको ऐसा लगा कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी शिकायत कैसे कर सकती है और उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी, और हम उसको लेसन सिखाएंगे। और उस लेसन सिखाने के चक्कर में उन्होंने उसका गैंग रेप कर दिया। सो
इस घटना से मतलब बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी आई कि एक औरत को कितनी तकलीफ़ें अपने वर्क प्लेस पे, अगर वो लॉयली काम भी करना चाहे या अपने काम के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहे तो भी उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जाना तो उन्होंने गाइडलाइंस फ्रेम करी, उसको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि लेजिस्लेटिव में टाइम लगता है एक्ट बनने में या कानून आने में, तो जब तक कानून नहीं आता तब तक ये हमारा कानून, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जब कुछ प्रेसिडेंट सेट कर देती है या कोई गाइडलाइंस दे देती है तो वो कानून के बराबर होता है। तो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दे दी, जिस गाइडलाइंस में उन्होंने बहुत डिटेल तरीके से, जैसे क्या था उस वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस में यही सारी चीज़ें थी कि कार्यस्थल पे एम्प्लॉयर को क्या क्या प्रोटेक्शंस देनी पड़ेगी वुमेन को, और वुमेन के क्या क्या राइट्स हैं वहाँ पे, वो क्या क्या प्रोटेक्शन मांग सकती है, उससे रिलेटेड उन्होंने गाइडलाइंस वहाँ पे दी थी। अब इस गाइडलाइंस के बाद भी 1997 से 2013 15 साल लग गए उनको एक एक्ट लाने में। तो आप देख रहे हैं कि हमारे कानूनी दावपेच कितने मुश्किल और कितने टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं कि गाइडलाइंस आने के बाद 15 साल तक एक्ट जो है वो नहीं आ पाया। तो इस एक्ट के लिए भी कोई बड़ी मांग की गई थी या ये स्वतः ही संज्ञान लेकर के इस एक्ट को बनाया गया था? संज्ञान तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ले ही लिया था और गाइडलाइंस उन्होंने बनाई दी थी, लेकिन गाइडलाइंस बनाने के साथ साथ उन्होंने लेजिस्लेटिव को भी ये बता दिया था कि इस तरह का एक्ट की ज़रूरत है। तो ये उनके ध्यान में तो था कि इस तरह का एक्ट लाना है, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो एक्ट कभी पास ही नहीं हो पा रहा था। और फाइनली 2013 में बड़ी जीत हुई कि ये एक्ट पास हो गया। दिसंबर 2013 में ये एक्ट पास हुआ था और उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेट कर दिया गया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्ट के हिसाब से कमिटीज़ बननी हैं वो सारी कमिटीज़ बने। जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, अवेयरनेस फैलानी है, नोटिफिकेशंस लगाने हैं, जगह जगह लोगों को अवेयर करना है, तो वो कैसे करना है, अगर ये हो जाता है तो इसको प्रोहिबिट कैसे करना है, और फिर उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। तो इस बारे में एम्प्लॉयर्स को जागृत किया गया। जैसा आपने भवरी जो कांड है उसका जिक्र करा, तो सिर्फ एक यही मामला था जिसकी वजह से विशाखा गाइडलाइंस आई और ये एक्ट बना, या ऐसे और भी कुछ घटनाएं थी जो देखने को मिली जिसके बाद में ये एक्ट आया? सेक्सुअल हरासमेंट आप जानते हैं कि वुमेन वर्कफोर्स में आना ही शुरू हुई हैं 90s 2000 के बाद में। तो उससे पहले वुमेन जितनी वर्कफोर्स में थी तो कहीं ना कहीं वो एक स्टीरियोटाइप में बंधी हुई थी कि इस तरह की बात अगर हम बाहर करेंगे तो वो हमारे कैरेक्टर पे लांछन वाली बात होगी। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जब तक कि कोई एक्सट्रीम केस नहीं हो जाता, जैसे असॉल्ट या गैंगरेप जैसी घटना या रेप जैसी घटना, तब तक वुमेन बाहर आती ही नहीं थी इस चीज़ को लेकर। और ये कॉन्सेप्ट ही किसी को पता नहीं था कि वर्क प्लेस पे भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी की थिंकिंग या जो पेट्रियार्कल थिंकिंग रही है उसकी वजह से वुमेन बाहर नहीं आ पा रही थी इन चीज़ों को लेके। कहीं कहीं इक्के दुक्के केसेस आ रहे थे, लेकिन भवरी देवी वाला केस इतना हाईलाइट हुआ कि लोगों को जागृति आई कि सेक्सुअल हरासमेंट भी एक फिनोमेना है जो एग्जिस्ट करता है और वो कितना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन फैक्टर है कि वुमेन की प्रगति पे या काम करने पे वो कितना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आज भी आप अगर देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, आज हम 2024 में बैठे हैं, लेकिन आज भी ड्रॉप आउट रेट्स, वुमेन जो काम कर रही हैं उनके ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से। तो जैसा आपने जिक्र करा, तो पॉश एक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताइए जी। सबसे पहले पॉश एक्ट जो हम सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेक्सुअल हरासमेंट किस चीज़ को कहते हैं। तो डेफिनेशन जो कहता है सेक्सुअल हरासमेंट का, वो ये कहता है एनी अनवेलकम बिहेवियर। मतलब वो एक अनवेलकम चीज़ कि मुझे वो अनवेलकम लगनी चाहिए। अगर आप कुछ कह रहे हैं या कोई एक्शन कर रहे हैं, आप वर्बली, नॉन वर्बली या फिजिकली कोई ऐसी चीज़ मुझे कह रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं जिससे मैं अनकंफर्टेबल फील करूं, जिससे मैं, जो मेरे लिए वेलकम नहीं है, कि अच्छा वो कहने या सुनने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं उसको अनकंफर्टेबल लगी और वो सेक्सुअली कलर्ड हो, कि उसका कहीं ना कहीं रिलेशन सेक्सुअल बिहेवियर के साथ हो, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट कहलाता है। इसमें आ गया, ठीक है, वर्बल आ गया, नॉन वर्बल आ गया और फिजिकल आ गया। सो वर्बल जो आपने कहा, नॉन वर्बल यानी जो आपने इशारे किए, और फिजिकल यानी टच। तो इसमें ऑफिस के दौरान
ये जिस तरीके से वर्बल कोई सेक्सुअल बिहेवियर है या टच जो अनवेलकम बिहेवियर है, तो ये सिर्फ बॉस या जो बाकी के कलीग हैं या उस दौरान कोई क्लाइंट्स या कस्टमर भी आते हैं तो वो सब भी इसमें इंक्लूड हैं क्या? बहुत बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। सो इसको कहते हैं वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस का एक डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में भी दिया था और उसके बाद भी वर्क प्लेस का डेफिनेशन चेंज होते होते और लॉकडाउन के बाद चेंज होते होते आज हम उस स्थिति में पहुंच गए कि जहाँ पे जो ऑफिस हमारा है वो वर्क प्लेस में आता है। ऑफिस के काम से अगर मैं कहीं जाती हूँ, कोई क्लाइंट की साइट पे जाए, कोई वेंडर के साइट पे जाए या कहीं थर्ड प्लेस पे जाए जहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी हमारे वर्क प्लेस में आता है। और अब कोविड के बाद तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब मैं अगर किसी ऑनलाइन मीटिंग में भी हूँ और उस टाइम पे इस तरह की कोई घटना है तो वो भी वर्क प्लेस में फॉल करता है। यानी वर्क फ्रॉम होम भी आप कर रहे हैं, ऑफिस का काम, तो वो भी वर्क प्लेस में फॉल करेगा। और उस टाइम पे कोई भी अगर घटना हुई है इस तरह की तो वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को प्रॉपर्ली सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के हिसाब से डील करें। जैसे इसमें बॉस और बाकी के जो कलीग्स हैं, जो मेल कलीग्स हैं, वो इस तरीके का बिहेवियर करते हैं तो वो तो इसमें इंक्लूड है। मैं जानना चाह रहा हूँ जो जैसे क्लाइंट्स हो गए, जैसे कोई फीमेल यदि ऑफिस के काम से बाहर जाती है और उनका कोई क्लाइंट है, चूंकि वो उनका ना तो बॉस है ना कोई कलीग है, तो ऑफिस का तो स्टाफ नहीं है, हाँ, तो वो उनके साथ में इस तरीके के इसमें इंक्लूडेड है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उनकी शिकायत भी वो अपने जो इंटरनल आईसीसी है, सो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ने क्या है, आईसीसी का प्रावधान दिया है। आईसीसी क्या है? आईसीसी है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। सो एक्ट के हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर एम्प्लॉयर को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 और मोर एम्प्लॉयज हैं उनको आईसीसी फॉर्म करनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी प्रोविजन है। आप मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, भले प्राइवेट हो, नॉन गवर्नमेंटल हो, एनजीओ हो, पब्लिक हो, सबको ये फॉर्म करना मैंडेटरी है। तो चूंकि वहाँ पर यदि मेल स्टाफ हो सारा का सारा, तो तब भी मैंडेटरी है क्या? फिर भी मैंडेटरी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंटरैक्शन के लिए आपके यहाँ क्लाइंट आए जो फीमेल है, अगर आपके वर्क प्लेस पे उनका सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, इवन देन आप लायबल होंगे। अच्छा, इसमें ऑफिस के जो स्टाफ में फीमेल मेंबर है वो तो इंक्लूड है ही है, लेकिन यदि क्लाइंट में भी यदि फीमेल के साथ कोई बदतमीजी होती है तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है? हाँ, तो इसको हैंडल करने के 2 तरीके हैं। तो मैं ये बता दूं, जैसे अगर कोई फीमेल बाहर से आपके ऑफिस में आई और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, तो एक तो वो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के पास जा सकती है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी होती है। और दूसरा वो आईसीसी, अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की आईसीसी में जा सकती हैं। जो आपने लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के बताया, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से ये हर जगह होगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर होगी। सो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो एक वो वहाँ जा सकती हैं। दूसरा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आईसीसी में जा सकती हैं। अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई आईसीसी नहीं है, आपकी आईसीसी में कंप्लेन कर सकती है उस एम्प्लॉय के खिलाफ जिन्होंने इस तरह का बिहेवियर किया है। फिर वो पुलिस स्टेशन जा सकती हैं, एफआईआर करा सकती हैं। तो ऑप्शंस उनके पास कई है, लेकिन आईसीसी होना मैंडेटरी क्यों है? बिकॉज कई बार इशू जो होता है ना, वो उस लेवल पे होता है जो वहाँ पे रिजॉल्व करके ठीक किया जा सके। बिकॉज सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत छोटा इंसिडेंट से शुरू होता है, लेकिन वो आखिरी में बहुत ग्रेव बन सकता है अगर उसको टाइमली नहीं रोका जाए। तो आईसीसी इसको रोकने का काम करती है इनिशियल लेवल। आईसीसी बेसिकली कंप्लेंट्स हैंडल करती है, बट उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करे। सो आईसीसी, जब एम्प्लॉयर एक आईसीसी फॉर्म करता है तो वो ये देखता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि आईसीसी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स भी करवाएंगी, है ना। एम्प्लॉयर्स, मतलब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी में लिखा हुआ है एक्ट में कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को सेंसिटाइज करे कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, उनको ट्रेन करें, क्वेश्चनेज लें, सर्वेज करें, उनको बताएं, टाइम टाइम पे याद दिलाते रहें कि सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटना के लिए हम 0 टॉलरेंस रखते हैं, कि हमारे यहाँ इस तरह की घटना को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को याद नहीं दिलाते रहेंगे, उनको बताते नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं करते रहेंगे, तो वो शायद वो डिफरेंस समझ नहीं पाएंगे कि कब एक दायरा एम्प्लॉयमेंट का ना कहाँ मूव होके सेक्सुअल हरासमेंट में एक इंसिडेंट बदल जाए। तो ये जो आईसीसी का फॉर्मेशन होता है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं क्या? जैसा कि आपने बताया कि 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो बनाना जरूरी, तो क्या गाइडलाइंस हैं और उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं और ये कैसी कमिटी होती है, थोड़ा सा उसके बारे में। सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक्ट है बहुत क्लियर तरीके से उन्होंने, बहुत नीट एंड क्लीन, इतना छोटा सा एक्ट है लेकिन इतना अच्छा उन्होंने क्लैरिटी के साथ बनाया है उस एक्ट को कि उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ आईसीसी के बारे में बहुत क्लियरली दिया गया है। जो आईसीसी है उसमें एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर्स और एक एक्सटर्नल मेंबर, ये तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए।
तो जो चेयरपर्सन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे सीनियर पोजीशन वाली फीमेल होंगी उस ऑर्गेनाइजेशन की। जो 2 मेंबर्स हैं वो कोई भी फीमेल या मेल, मतलब उस 2 मेंबर्स में आपके पास ये राइट है कि आप उसमें 50% मेल रख सकते हो, 50% फीमेल्स रख सकते हो। तो एनीबडी हु हैज़ वर्कड ऑन द कॉज ऑफ वुमेन, जिन्होंने औरतों के इश्यूज पे काम किया हो, तो उन फीमेल्स में से कोई अगर एनजीओ से जुड़ी है या कोई रेगुलरली काम करती है वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे, या कोई जिनकी स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और उनका इवन ऑन द फ्लोर अच्छा रेपुटेशन है, तो उस तरह के लोगों को एज अ मेंबर्स लिया जा सकता है। एक्सटर्नल मेंबर नहीं, मेंबर्स होते हैं। एक्सटर्नल मेंबर जो हैं वो उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते हैं, वो बाहर से होते हैं। और बाहर से होने पे भी उनके लिए भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि उनको कम से कम किसी एनजीओ के साथ जुड़ के 5 साल तक वुमेन इश्यूज पे काम किया हुआ हो तो वो क्वालिफाई करती हैं, या फिर कोई लॉयर हो जिन्होंने इस पे काम किया हो, वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे काम किया, तो वो भी क्वालिफाई करती हैं। तो एक्सटर्नल मेंबर बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनको लाने का एक पर्पस भी है कि उनको क्यों लाया गया इस एक्ट में। जैसा आपने बताया कि जो आईसीसी है इसका फॉर्म करना जरूरी है जहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय, तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पे ही अप्लाई होता है? जी, ये हर इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई होता है जहाँ पे 10 और मोर एम्प्लॉयज़ हैं। क्योंकि आप ऐसे मामले काफ़ी लंबे समय से देख रही हैं जी। आई गेस आप जब से एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है तभी से देख रही हैं, काफ़ी लंबा आपका अनुभव हो गया है। तो आपका कैसा अनुभव रहा? क्या हर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं वो इसको फॉलो करती हैं, आईसीसी बनाती हैं? इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आईसीसी बनाती हैं या नहीं बनाती हैं? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल। हम भी चाहते हैं 2013 से कि हर ऑर्गेनाइजेशन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे। लकीली कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्क प्लेस वैल्यूज़ में बिलीव करती हैं, जिन्होंने इसको फॉलो कर लिया है। लेकिन मैंडेटरीली हर ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती है ऐसा मैं कह नहीं सकती, बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, अभी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो रेसलिंग फेडरेशन एक जीता जागता एग्जांपल है हमारे सामने, जहाँ पे आईसीसी फॉर्म नहीं थी, और वो एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हमारे एथलीट्स चुन के जाते हैं, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं जी। तो वहाँ पे आईसीसी क्यों नहीं थी फॉर्म, क्या कारण रहे इसके? सो बेसिकली जब ये, और हाँ इसमें मैं ऐड ऑन भी करना चाहूँगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन आईसीसी फॉर्म नहीं करते तो उन पर कोई कार्रवाई का भी प्रावधान है कि इस एक्ट में? जी जी बिल्कुल है। सो एक्ट ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी आईसीसी फॉर्म करनी है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने और इवन लेजिस्लेचर ने ये देखा कि लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था। और अमेंडमेंट होने के बाद ये गाइडलाइंस आई थी कि अब हर साल आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लेबर डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन को ये डिटेल स्टैटिस्टिक्स भेजनी पड़ती है कि कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आई, कितनी आपने रिजॉल्व करी, किसने क्या एक्शन लिया, मतलब टू सर्टिफाई। वो क्या है, इस चीज़ को मैंडेट करने के लिए, और तो कैसे एनफोर्स करेंगे? आपको कुछ तो चीज़ करनी पड़ेगी कि आप इससे एनफोर्स कर पाएँ कि वो मैंडेटरीली इसको फॉलो करें। तो क्योंकि ये फॉलो नहीं हो रहा था तो अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट आने के बाद ये एक प्रावधान आया। इसके बावजूद भी आई एम सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। कमिंग टू रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। और जब हम इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करके बैठे हैं, सिडो साइन करके बैठे हैं, एलिमिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, है ना, जिस तरह का ये वायलेंस होता है तो हम उसको भी रेटिफाई करके बैठे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरह की चीज़ों को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है हम इम्पोर्टेंस दें और मैंडेटरी उस चीज़ को फॉलो करें। तो रेसलिंग तो ऐसा भी गेम है कि जहाँ टच करना कोच के लिए काफ़ी कॉमन रहता है, तब कई बार क्या है जो खिलाड़ी है उसको पता ही नहीं चल पाता कि किस इरादे से टच किया जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ तो आईसीसी का फॉर्म होना काफ़ी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो जो रेसलिंग फेडरेशन वाला केस हुआ था, अगर आप उसको देखेंगे तो ये केस इतना बिगड़ता ही नहीं, और ये इतना नेशनल सीन और जो एक नेशनल शेम हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ी, और एज अ वुमेन जो एम्बैरेसमेंट 50% ऑफ द पॉपुलेशन को झेलनी पड़ी, वो झेलनी नहीं पड़ती कभी। अगर पॉश एक्ट होता इन प्लेस और आईसीसी कमेटी होती और आईसीसी कमेटी एक कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेती, तो क्या इन रेसलर्स को रोड पे आना पड़ता, क्या इतना ड्रामा होता? ये सब होता ही नहीं।
जैसा आपने कहा कि आईसीसी कमेटी होती है तो इतना ये ड्रामा नहीं होता जी। तो आईसीसी जो कमेटी होती है उसके पास में क्या पावर्स होती हैं, क्या उसके अधिकार होते हैं कि ताकि ऐसे मामलों को वो रोकती है, और जो अक्यूज्ड होता है जी या जो भी आरोपी होता है उस पर वो क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या उसकी पावर्स हैं? जी। सो जो आईसीसी कमेटी है उसको एक्ट ने ना एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी जितनी पावर्स दे रखी है, तो एक सिविल कोर्ट के बराबर की पावर्स उनके पास होती है कि वो जैसे उनके पास कंप्लेंट आती है तो वो एक्यूज्ड को समन कर सकती हैं, उनको वो कंप्लेंट की कॉपी देते हैं, उनको बोलते हैं इस पे जवाब दो, फिर विटनेसेस आते हैं, इसमें एविडेंस लिया जाता है और उसके बाद वो उसके ऊपर डिसीजन लेती है। तो बिल्कुल जैसे कोर्ट की कार्रवाई होती है उस तरह से पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ये सब करने के बाद वो अपने ऑब्जर्वेशंस और अपना जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट को सबमिट करती है। तो अब जब ये सारा काम हो रहा है तो बहुत ही टाइम बाउंड तरीके से ये सारा चीज़ कोर्ट एक्ट में मेंशन्ड है। जिस दिन से आपको एक कंप्लेंट रिसीव हुई है उस दिन से आईसीसी के पास 90 डेज का टाइम होता है इसको कंप्लेंट को डिसाइड करने का। अनफॉर्चुनेटली आधे से ज़्यादा आईसीसीज को ये पता ही नहीं कि उनको 90 डेज के अंदर ये डिसाइड करना है, और वो कभी इसको टाइम बाउंड मैटर में टाइम में करती ही नहीं है। तो आईसीसी पर जो आईसीसी कमेटी है उनके लिए भी कुछ है कि यदि वो एक्शन टाइम पे नहीं लेती हैं या जांच में डिले करती हैं तो उस एक्ट में उनके लिए भी कुछ प्रावधान है कि ऐसा काश होता, ऐसा कुछ है नहीं अभी, लेकिन टाइम ड्यूरेशन सब चीज़ के लिए मेंशन है। जैसे अगर पिछले 3 महीने में किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की घटना हुई है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि 6 महीने पहले हुई थी और आज रिपोर्ट करे तो वो वैलिड नहीं है। विद इन 3 मंथ्स उनको कंप्लेंट करनी है। जब वो कंप्लेंट करती हैं तो भी प्रॉपर रिटर्न कंप्लेंट होगी, आईसीसी को देंगी वो, और वो जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ उनके वहाँ पे गाइडलाइंस होती है कि उसके हिसाब से कि कंप्लेंट का क्या प्रोसीजर है, उस हिसाब से जितने नंबर ऑफ कॉपीज़ देनी है वो इतने नंबर ऑफ कॉपीज़ अपने कंप्लेंट की सबमिट करें अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ विटनेसेस, और उनके पास जो भी एविडेंस है। कंप्लेंट की कॉपी ऑपोजिट साइड को दी जाती है विद इन 7 डेज। मतलब आज अगर मैंने कंप्लेंट करी तो विद इन 7 डेज अक्यूज को कॉपी चली जाएगी कि ये लो जी आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, आपका जो जवाब है इसको दीजिए। उसके बाद विद इन 90 डेज, जिस दिन कंप्लेंट आई है उस दिन से विद इन 90 डेज इनको अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, एविडेंस लेना है, जो भी करना है प्रोसेस कंप्लीट करना है, और उसके बाद उनको 10 दिन मिलते हैं अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करने के। 90 डेज के बाद? हाँ, 90 डेज के बाद 10 दिन और मिलते हैं। 10 दिन में अपनी जो भी लिखित रिपोर्ट है उसको कंप्लीट करें, तो मतलब 100 दिन में इनको अपनी रिपोर्ट रेडी करके मैनेजमेंट को दे देनी है। तो उस मैनेजमेंट में जो आईसीसी है वो क्या क्या डिसीजंस ले सकती है कि जैसे किसी एम्प्लॉय है उसको वहाँ मैनेजमेंट से वहाँ से संस्था से हटाने का या फिर आगे चल के एफआईआर दर्ज कराने का, ऐसा भी कुछ डिसीजन? जी। सो आईसीसी अपने डिसीजंस एक तो ट्रांसफ़र कर देना, सस्पेंड कर देना, टर्मिनेट कर देना, उसके ऊपर पेनल्टी लगा देना या उसको पुलिस के हवाले कर देना, इनमें से कोई भी डिसीजन ले सकती है अगर वो उसको गिल्टी, अगर वो उसको गिल्टी फाइंड करती है तो। और जब वो एक बार लिख के दे देती है मैनेजमेंट को तो मैनेजमेंट के पास 60 दिन होते हैं इसको अप्लाई करने के, कि जो आईसीसी से डायरेक्शंस आ गए उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जो एक्यूज्ड है अगर वो खुश नहीं है डिसीजन से तो उसके पास भी 90 डेज का टाइम होता है अपील करने का। तो वो अपील आईसीसी में ही कर सकता है? नहीं, वो हायर मैनेजमेंट के सामने अपील करते हैं। हायर मैनेजमेंट के सामने, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसके सामने वो अपील उसके सामने अपील करते हैं। तो उस मैटर को कौन देखता है फिर? मैनेजमेंट ही देखता है? जो मैनेजमेंट है वो देखते हैं, अदरवाइज वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं इसके डिसीजन के खिलाफ। सो हाई कोर्ट में अपील होती है इसकी। जैसे यदि जो ये मामला आपने बताया तो इसमें जो विक्टिम होती है कोई फिल्म तो उसकी पहचान को छुपाने का भी ऐसा कुछ है क्या प्रावधान? सो आईसीसी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने कंप्लेंट किया तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंप्लेंट करके बाहर निकली और सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने कंप्लेंट करी है और किसके खिलाफ कंप्लेंट करी है। ये नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेन है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, और ये आईसीसी का प्रथम कर्तव्य है कि वो इस चीज को छुपा के रखे कि किसने कंप्लेंट करी और किसके खिलाफ कंप्लेंट करी। विक्टिम एंड अक्यूज्ड दोनों की हाँ बिल्कुल। और ये भी प्रावधान है कि अगर जैसे कंप्लेनेंट अनकंफर्टेबल फील करे तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में वो खुद भी ट्रांसफर मांग सकती है, या जो विक्टिम जो अक्यूज्ड है उसका भी ट्रांसफर मांग सकती है कि इसको कहीं और ट्रांसफर कर दो। तो मतलब ताकि वो आमने सामने ना हो, ताकि कोई इन्फ्लुएंस करने का, दबाव डालने का, या एक मेंटल प्रेशर जो रहता है उसका कोई ना रह जाए सोर्स।
क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इस मामले को देख रही हैं, इन मामलों को देखती हैं, तो आप भी किसी आईसीसी की मेंबर हैं, जैसे कि एक्सटर्नल मेंबर के तौर पे? जी, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा रहा हो आपका अब तक का? एज एन आईसीसी मेंबर काफ़ी सारे मैटर्स जो आते हैं एज एन एक्सटर्नल मेंबर हमें हमेशा इसमें मैं एक और पूछना चाहूँगा, मुझे याद आया कि आईसीसी मेंबर जो होते हैं वो एक से ज़्यादा कमेटियों में भी मेंबर हो सकते हैं क्या? आईसीसी मेंबर्स तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरपर्सन है वो तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो कहीं और आईसीसी मेंबर नहीं हो सकते हैं, वो तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही होंगे। जो दूसरे मेंबर्स हैं वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही होंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल मेंबर है वो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एक साथ एक्सटर्नल मेंबर हो सकते हैं। क्योंकि इनका मीटिंग का ऐसा होता है कि 3 महीने में एक मीटिंग करनी होती है। अगर कोई केस है तब तो वो ऑब्वियसली डे टू डे बेसिस या जो भी वीक टू वीक बेसिस जैसे वो केस प्रोग्रेस होगा उस हिसाब से मिलेंगे। अदरवाइज 3 मंथ्स में एक मीटिंग करनी कंपलसरी होता है, वो कंपलसरी है। और यदि केस की कोई इमरजेंसी है तो उस दौरान वो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, तो वो जो केस का टाइम ड्यूरेशन है 90 डेज का, उस दौरान तो जितनी मीटिंग्स करनी है वो सारी करनी ही पड़ेंगी। तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सटर्नल मेंबर रह सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो इनके लिए कुछ वेतन भत्ते भी होते हैं कि सरकार की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? हाँ, मिनिमम जो ट्रैवल एक्सपेंसेस या टाइम जो उन्होंने दिया है उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, वो जो भी फिक्स करना चाहे और जो एक्सटर्नल मेंबर है वो उस पर राजी हों, तो इट इज़ म्यूचुअल। नाउ बैक टू योर इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी, सो एज एन एक्सटर्नल मेंबर हमारा रोल बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब विशाखा गाइडलाइंस फॉर्म कर रही थी तो एक्सटर्नल मेंबर लाने का रीज़न ही ये था कि हर चीज़ में चेक और कंट्रोल होना चाहिए। तो क्योंकि एक बाहर का आदमी अनबायस्ड होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ना तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रमोशन चाहिए, ना उसका वहाँ पे करियर लिंक्ड है, तो वो ऐसे डिसीजन नहीं लेगा जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के हो। तो ये सोच थी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने एक एक्सटर्नल मेंबर को इंट्रोड्यूस किया जो इम्पार्शियल होकर डिसीजंस ले सके। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई एक बायस हमारे दिमाग में रह सकता है, भाई पुराने हमारे एक्सपीरियंस हो, हम भी उस पर्सन से कई बार मिले हो, हमने भी उसका एक थॉट प्रोसेस बना रखा हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो जब एक थर्ड पर्सन आता है तो वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आता है और वो चीज़ों को अनबायस तरीके से देखेगा कि अच्छा, क्योंकि वो उस पर्सन को पर्सनली नहीं जानते हैं, तो किसी भी चीज़ को जज करने के लिए एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि ना आप विक्टिम के फेवर में हो ना आप अक्यूज्ड के फेवर में, और दोनों को क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो। तो एक्सटर्नल मेंबर का रोल बड़ा क्रूशियल हो जाता है यहाँ पे। अब एज एन एक्सटर्नल मेंबर जब कोई केस चल रहा है या कोई केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस टाइम पे बहुत सारे वाक़े आते हैं, बिकॉज यू विल सी कि विक्टिम अलग अलग तरीक़ों से इमोशनल भी होती है, और वो अपने क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है और उसको पता नहीं है कि कोर्ट में कैसे डील किया जाता है, तो वो ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही है। तो आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी प्राइवेट होती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पब्लिक में हो रही है या उसका कोई बहुत सारा एविडेंस होगा आपके पास, तो आप उसको कैसे जज करेंगे, कैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखेंगे, कैसे आप ये भी नहीं रिलाई कर सकते कम्प्लीटली कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कह दिया तो ऐसा हुआ होगा। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को वेरीफाई भी करेंगे। तो ये सारा एक आर्ट है जो आपको लेके जाना होता है एज एन एक्सटर्नल मेंबर, क्योंकि आपका रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस तो बहुत हैं, बट एक इंटरेस्टिंग मैं आपको राजस्थान पुलिस के ही सेक्सुअल हरासमेंट का केस बताती हूँ। सो कुछ महिला कांस्टेबल्स हैं, कुछ मैं ये भी नहीं कह रही कि एक है या दो है, लेकिन कुछ, हाँ कुछ, तो आप सोचोगे इतनी प्रताड़ना हो रही है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि राजस्थान पुलिस के डिपार्टमेंट्स में भी आईसीसी कमेटी नहीं है, और वो उसको नीड बेसिस पे फॉर्म करते हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि एक्ट में ऐसा नहीं लिखा कि आप नीड बेसिस पे आईसीसी फॉर्म करेंगे। तो उन्होंने आईसीसी को, तो मेरे पास एक केस आया जहां उन्होंने अपने सीनियर को बोला कि भाई इस तरह का मेरे साथ हरासमेंट हो रहा है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि आईसीसी नाम की कोई चीज़ भी है। महिला कांस्टेबल को ये जानकारी नहीं है, या उनके डिपार्टमेंट में कभी ये नहीं बताया गया कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जैसा एक्ट है और आपको इस एक्ट के तहत आईसीसी है, और ये आईसीसी की डिटेल्स हैं कि आप इनको फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं हुआ, जबकि ये मैंडेट लिखा हुआ है।
कि कंपल्सरी कि हर डिपार्टमेंट को बहुत कॉन्स्पिक्युअसली प्लेस करनी है ये डिटेल्स, अपनी वेबसाइट पे भी डालनी है और जगह जगह नोटिस बोर्ड्स पे रखनी है, ताकि किसी वुमेन एम्प्लॉय को अगर कभी इस तरह की तकलीफ है तो वो रीच आउट कर सके। तो ये नहीं है राजस्थान पुलिस में। अब क्या हुआ, उन महिला ने अपने सीनियर को जब ये कंप्लेंट करी, अब उनकी कंप्लेंट ही सीनियर के खिलाफ थी, तो किसको करती, सीनियर के ऊपर वाले लेवल को करी। ऊपर वाले लेवल को करी तो उसको एक आईसीसी की तरह देखने के बजाय उन्होंने उसको सिर्फ एक डिसिप्लिनरी मैटर जैसे देख लिया। ये देखना आपकी क्या धज्जियां उड़ाई गई पॉश एक्ट की, कि उसको एक डिसिप्लिनरी मैटर के इशू की तरह उन्होंने पिक किया। फाइनली थक हार के उसको नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राजस्थान संपर्क पोर्टल जैसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ी, जिसके बाद जब वो चीज़ें लोकल पुलिस के पास जाती हैं कि आप इसमें देखो क्या है, तो वो भी उस चीज़ को ये कह के घुमा देते हैं कि इसमें तो डिसिप्लिनरी, इसमें तो इंक्वायरी ऑलरेडी हो चुकी है। और इंक्वायरी क्या हुई थी, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, उसमें भी कोई एक्शन लिया, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था, झूठी कंप्लेंट करार के, और ये भी उस तरह से उसको घुमाने की कोशिश करते हैं। तो अब वो मामला फाइनली ऐसा हुआ कि हमारे इंटरवेंशन के बाद हुआ कि एक आईसीसी फॉर्म हुई। अब आप देखना नीड बेसिस पे आईसीसी फॉर्म हुई है। अब वो आईसीसी भी बराबर जो प्रोविजन है उसके हिसाब से फॉर्म नहीं हुई। उसमें भी एक आदमी एक टाइम बुलाता है, दूसरा आदमी कभी आता है, और एक्सटर्नल मेंबर को तो उसने देखा ही नहीं कभी। यानी सभी, तो आईसीसी में ये मैंडेटरी है कि सभी मेंबर्स का कमेटी एक साथ बैठेगी और उस टाइम पे पूछताछ होगी। आप मुझसे अकेले में क्या पूछ लेते हो, कमेटी के एक मेंबर हो, आप मुझसे अकेले में क्या पूछ लेते हो, फिर कोई और मुझसे कुछ और पूछ लेता है, फिर कोई और मुझसे अकेले में कुछ और पूछता है, तो आप तीनों सेम प्लेटफॉर्म पे कभी होंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका ये जो डिसीजन है आईसीसी कमेटी का, जो चेयरपर्सन है वो सुनाती हैं या फिर जो सभी की सहमति से लिया जाता है वो रहता है? तो सभी अपनी रिपोर्ट्स लिखते हैं, फिर चेयरपर्सन एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट लिखती है। ऐसा होता है, सभी अपने ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे उसमें और चेयरपर्सन अपनी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट लिख के फिर वो देगी। तो उन्होंने आज तक उनको फैसला ही नहीं बताया कि उनका डिसीजन क्या हुआ था। 90 डेज में, पहली बात तो 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ था उस कांस्टेबल का। लेडी कांस्टेबल की कंप्लेंट पे 90 डेज में कोई एक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद उसको आज तक भी उसने 3-4 बार पूछ लिया कि मेरी कंप्लेंट का हुआ क्या है, मुझे आप रिजल्ट तो बताओ। भाई आपने अगर उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया तो मुझे बताओ तो सही, सो दैट मेरे पास तो ऑप्शन हो, मेरे को आगे अगर कहीं जाना है तो। उसको कुछ पता नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी गई। जैसे यदि फीमेल आईसीसी के जो डिसीजन है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहीं अपील कर सकती है या कोर्ट जा सकती है, एफआईआर भी करा सकती है, एफआईआर करा सकती है, कोर्ट भी जा सकती है। यस। ओके। जैसे अभी आपने राजस्थान पुलिस का जिक्र करा कि यहाँ पर आईसीसी फॉर्म नहीं थी पहले, चूंकि अभी बना दी है, लेकिन वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो वो भी नीड बेसिस पे बनाई, वो भी कोई ऐसी परमानेंट आईसीसी नहीं है, वो उन्होंने खाली उस केस के लिए नीड बेसिस पे बनाई थी। तो ये हर डिपार्टमेंट के लिए बनाना जरूरी है, और जो बनती है, तो जैसे एक डिपार्टमेंट होता है वो स्टेट लेवल का हो गया, या यदि सेंटर में देखें तो जो मिनिस्ट्री होती है वो पूरे देश के लिए हो गई, तो उस मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट में एक ही बनेगी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, क्या इसका क्राइटेरिया है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो तो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है ही, वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी औरत के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर हो गया बाहर, जैसे अपने घर पे मेड्स आते हैं, तो वो भी कवर्ड है इस एक्ट में। वो भी वर्किंग वुमेन है, यानी जो फ्रीलांसर है वो भी इसमें कवर आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये लोग जा सकते हैं लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, क्योंकि ऑब्वियसली इनके ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ आईसीसी नहीं है, तो ये जा सकते हैं डायरेक्टली लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के पास। उसको हेड कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर होती है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। तो ये वहाँ जा सकते हैं करने के लिए जहाँ आईसीसी नहीं है, और हर डिस्ट्रिक्ट पे ये लोकल कंप्लेंट्स कमेटी होना ज़रूरी है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो मैं इसका एक एग्जांपल और देती हूँ कि पीएसी जो एक कमेटी फॉर्म करने के लिए कहा था राजस्थान पुलिस को ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, कि हर पुलिस स्टेशन, हर पुलिस डिपार्टमेंट की एक पीएसी होनी चाहिए, जो एक कमेटी, पब्लिक कमेटी इनको फॉर्म करनी थी, वही आज तक नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट्स के आदेशों की तो इस तरह धज्जियां उड़ रही है, आपके एक्ट्स की कंप्लायंस नहीं हो रही है। अगर हम पब्लिक डिपार्टमेंट, एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसको नहीं करेंगे तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल। आपके खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो लॉ एनफोर्समेंट के लिए हैं, आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये महिला कांस्टेबल कल को कहीं किसी पुलिस स्टेशन पे इनको प्लेस किया जाए, तो किसी की अगर इस तरह की कंप्लेंट आएगी तो वो उसको कितना सीरियसली लेगी?
जब उन्हीं की कंप्लेंट को, और उन्हें आईसीसी के बारे में जानकारी नहीं थी, जैसा कि आप पहले बताए। बिल्कुल। तो ये जो आईसीसी के बारे में जानकारी देने के लिए और पॉस एक्ट को जानकारी देने के लिए और क्या क्या सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं क्या? एक्ट में सब कुछ लिखा है। एक्ट में सेक्शन 4 में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी लिखी है, उसमें क्लियरली लिखा है कि आपको अपने वेबसाइट्स पे, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आप अपने वेबसाइट पे ही डाल देते। राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे आप अभी खोल के देख लीजिए कि आईसीसी का कहीं जिक्र है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट, तो हेड ऑफिस की अलग आईसीसी होनी चाहिए, लोकल ऑफिसर्स की अलग आईसीसी होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने क्या कर रखा है। उनको सेंसिटाइजेशन ही नहीं है इस चीज़ का, आगाज ही नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटना कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है और कितना बड़ा उसका रूप हो सकता है। हाँ, और जबकि आप देखेंगे अगर आज अगर नॉट ओनली राजस्थान पुलिस बट पुलिस डिपार्टमेंट अगर आईसीसी फॉर्म कर देता है और जेन्युइनली कंप्लेंट्स लेने लग जाता है तो थाउजेंड्स में कंप्लेंट्स रन करेगी, थाउजेंड्स में। हमको पता है फील्ड लेवल पे कि कितना हरासमेंट होता है, इट इज़ जस्ट नॉट ऑफिशियल। तो जैसे ये हरासमेंट होता है तो इसमें ये जो सीनियर पोजीशन का व्यक्ति होता है वो ज़्यादा करता है या फिर जो कलीग्स होते हैं, ऐसे मामले ज़्यादा देखे गए हैं? पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जो है ना वो हर कोई नहीं संभाल पाता है। तो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी हमेशा अपने साथ साथ पावर लेके आती है, तो उसको अब्यूज़ करने का पावर भी लेके आती है। तो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में जो लोग हैं उनके ऊपर तो हमेशा ये सुई टंगती है, अटकती रहती है कि हाँ ये तो वो करेंगे ही करेंगे, मतलब वो उनका नेचुरल राइट की तरह वो उसको लेके चलते हैं। बट कॉलीग्स के साथ उनके साथ भी होता है हरासमेंट, कॉलीग के साथ रीजंस अलग हो सकते हैं, बट आई थिंक वहाँ पे हमारी प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, जहाँ हम ये भूल जाते हैं कि प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल लाइफ दो अलग चीज़ें हैं और वो दोनों कभी मिक्स नहीं होनी चाहिए। एक और मेरे मन में सवाल है ये कि जैसे कई बार क्या है कि जो सीनियर अथॉरिटी का जैसे आपने जिक्र करा तो वो अब्यूज भी लेके आता है अपने साथ में, अब्यूज पावर्स, तो वो डायरेक्ट उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज करने की बजाय उसको मेंटली टॉर्चर करे कि ताकि लाइक एक इनडायरेक्टली तरीके से, तो वो भी इसमें इंक्लूड है क्या? बिल्कुल। इसको सो सेक्सुअल हरासमेंट के दो तरीके हैं। एक तो है क्विड प्रो क्यो, जो आपने अभी बात करी, उसको कहते हैं क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब ये है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। एज एन आप मेरे लिए कोई फेवर करो, मैं तुम्हारे लिए फेवर करूंगा, प्रमोशन दूंगा या छुट्टियां दे दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, हरासमेंट नहीं दूंगा। एक ये हो गया। दूसरा है होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब है कि मैंने आपसे मांगा फेवर और आपने मुझे मना कर दिया, तो मैं आपकी कंडीशन इतनी दुर्लभ कर दूंगी जीने की कि फाइनली आइदर यू विल गिव इन और यू विल लीव। ये दो सिचुएशंस है जिस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट होता है कि या तो क्विड प्रो क्यो, भाई तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँ, हम मिलजुल के काम करें एंड एवरीबडी इज बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, या तो वो आप फॉलो कर लो, या फिर होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे कि वो आपका जीना मुश्किल कर दे और आपको जीने ही ना दे, टारगेट करे आपको, बार बार आपकी कमियां निकाले, बार बार आपके लिए नोट शीट निकाल दे, यू नो कि अच्छा तुमने मुझे सैल्यूट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे कि वो मतलब इतना परेशान हो जाए फीमेल कि यार इसे तो बढ़िया मैं बात ही मान लेती। बिल्कुल। या फिर मैं नौकरी छोड़ दूँ, कंपेल कर। तो एक और मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, शॉर्ट है लेकिन बहुत क्लियर एक्ट में प्रावधान है जी। तो लेकिन ये अभी भी इतना कारगर हो पा रहा है क्या, या अभी भी चूँकि इसको 11 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया, क्लियर चीज़ें होने के बावजूद भी ये इतना कारगर है? क्योंकि कई जगह तो आईसीसी नहीं है, और क्या खामियां हैं इसमें? कारगर नहीं इसलिए भी है क्योंकि शायद गवर्नमेंट्स ने इस एक्ट की इम्पोर्टेंस को कभी समझा ही नहीं। अगर डिपार्टमेंट्स ने नहीं समझा, अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं समझा, तो किसी और से तो क्या ही एक्सपेक्टेशन करेंगे हम कि इसका इम्पोर्टेंस किसी ने समझा ही नहीं कि एक सेक्सुअल हरासमेंट जो है ना वो वुमेन की प्रोडक्टिविटी लेवल पे कितना इम्पैक्ट करती है। इसकी वजह से वुमेन वर्कफोर्स में नहीं आ पा रही है या वर्कफोर्स छोड़ के जा रही है। अगर आप एनालाइज करेंगे कि वुमेन वर्कफोर्स छोड़ के क्यों जाती है, 80% रीज़न आपको सेक्सुअल हरासमेंट का मिलेगा। इट इज़ वेरी इजी कि कोई कुछ भी कमेंट पास कर दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, वुमेन गेट हरास्ड। मतलब आप हरास तो होते ही हैं, भले ही उसने उस चीज़ को बोला नहीं। आप ये देखो कि एक वुमेन अपने वर्क प्लेस पे है और आप उसके इतने पास आके खड़े हो जाते हो कंप्यूटर पे काम करने के लिए कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, बट शी इज नॉट एबल टू स्पीक। बिल्कुल। वो चल के जा रही है और वो देख रही है, अगर आप उसको कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे हो, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, बट व्हाट कैन शी डू अबाउट इट? वहीं से चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं और फिर वो बड़ा रूप ले लेती हैं। बिल्कुल।
तो कई ऐसी जो फीमेल जो एम्प्लॉय होती हैं वो क्या इन चीज़ों को खोल के बता भी नहीं पाती, यानी उनके साथ गलत व्यवहार होता है, तब भी वो आईसीसी तक भी नहीं पहुंचती। तो लास्ट में मेरा ये है कि आप उन महिलाओं से जो कार्य कर रही हैं उनसे क्या कहेंगी कि ताकि वो अपनी शिकायत को आईसीसी तक लेके जाएँ या और भी आगे तक लेके जाएँ? फीमेल्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले पॉश एक्ट हमारे फेवर में बना है, फीमेल्स के लिए बना है, फेवर में नहीं बट फीमेल्स के लिए बना है, ताकि आप अपनी आवाज़ उठाएं। आप सबसे पहले अवेयर होइए कि आपके राइट्स क्या हैं। आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि फीमेल्स को नो बोलना आना चाहिए, क्लियर नो बोलना आना चाहिए, और ये बताना आना चाहिए कि मैं इस चीज़ से अनकंफर्टेबल हूँ, आप ये अगली बार नहीं करेंगे, ये मेरी वार्निंग है आपको। आप जैसे ये क्लियरली बोलेंगे तो शायद अगला समझे, क्योंकि इंडिया में एक आदत है मेल्स की कि वो नो को भी हाँ ही मानते हैं, कुछ नहीं बोलने को भी हाँ मानते हैं, स्माइल को भी हाँ और स्माइल को हाँ मानते हैं, और आप कुछ भी कर लो उसको हाँ मानते हैं, मतलब इट इज़ ओनली माई वे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन क्लियरली बोले कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड का मतलब है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और आप अगली बार ये नहीं करेंगे, अगर ये आप अगली बार करेंगे तो मैं इसको एस्केलेट करूँगी। तो जब आपने एक बार वार्निंग दे दी और उसके बाद भी वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो रुकना नहीं चाहिए, इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे आपने कहा रिपोर्ट करना चाहिए, तो कई बार ऐसा दबाव भी बनता है कि फीमेल स्टाफ पर कि आप इस कंप्लेन को वापस ले लीजिए, और ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ऐसे जो पॉश एक्ट में ज़्यादा शिकायतें देखी जाती हैं तो उन पर भी गवर्नमेंट कोई कार्रवाई कर सकती है क्या? हाँ, ये जैसे कहीं से रिपीटेटिव कंप्लेंट्स मिल रही हैं। बिल्कुल, तो आप जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी और बाहर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा होता है कि विक्टिम के ऊपर कई बार अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करने के लिए दबाव होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेंट आप जिसके ऊपर कर रहे हो ऊपर लेवल के लोग होते हैं, हाँ, मैनेजरियल पोजीशंस और उससे हायर पोजीशन में होते हैं, तो कंपनी की रेपुटेशन पे भी बात आ रही होती है, तो कई बार कंपनी को भी ऐसा लगता है कि ये बात रफा दफा हो जाए, तो प्रेशर उस पर डेफिनेटली आता है, कई बार प्रेशर आता है, और फाइनली ये होता है कि वुमेन या तो सकम कर जाती है या छोड़ के चली जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी है वो कॉम्पनसेशन ये वो करके ना उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। बट हरासमेंट का आंसर कॉम्पनसेशन कभी भी नहीं है। नो वुमेन कैन एवर बी सेटिस्फाइड विद अ कॉम्पनसेशन अगेंस्ट हरासमेंट, राइट। सो इससे बेटर है कि ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटाइज करे अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको बताए। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूँगी। एक लड़का और लड़की सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, और 5-6 महीने तक दैट मेल वो मैसेज करता था उसको, लड़की को, तो वो वेज नॉन वेज हर तरह के जोक्स उसको भेजता था। द गर्ल डिड नॉट से एनीथिंग। आफ्टर 6 months शी फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। तो उसका आके जस्टिफिकेशन ये था कि जब 6 महीने वो मेरे जोक्स पढ़ रही थी, एंजॉय कर रही थी, तब तो उसको प्रॉब्लम नहीं थी, 7वें महीने सडनली क्या प्रॉब्लम आ गई। तो हमने उनसे एक ही सवाल पूछा था कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन पे लिखा है क्या कि आप इस तरह के जोक्स उनके साथ शेयर करेंगे? बिल्कुल। जब नहीं लिखा है तो क्यों किया? एक इंसिडेंट भी गलत था। और वो इग्नोर का मतलब ये थोड़ी है कि वो एंजॉय कर रही थी, हो सकता है वो इग्नोर कर रही हो। हाँ, वो इग्नोर कर रही हो कि शायद नहीं भेजेगा। कई बार लोगों में हिम्मत नहीं होती कि वो लिख के भी भेजे कि भाई मुझे ये सब जोक्स मत भेजो, मुझे पसंद नहीं है। नहीं कर पाते हैं। हर किसी की अपब्रिंगिंग, उनका एक फियर लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ डिफरेंट होता है। एवरीबडी इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। सारी फीमेल्स नहीं बोल पाती है खुल के, और स्पेशली इंडिया में तो कल्चर ही है फीमेल्स को हम सप्रेस करके ही रखते हैं, तो नहीं बोल पाती हैं ओपनली बहुत सारी चीज़ें। तो हमारा उससे एक ही सवाल था, उस एक सवाल में उसको अपना जवाब मिल गया। जब आपका प्रोफेशनल दायरा एक सर्टेन चीज़ें डिसाइड करता है तो आप वो करो ना। हाँ, वही काम करना चाहिए। तो अभी मैं पॉडकास्ट को कंक्लूड करूंगा, और मैं साथ ही सभी ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील करूंगा कि आप पॉश एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करें, और आईसीसी कमेटी का जहां भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज़्यादा का स्टाफ है वहां पे आईसीसी फॉर्म करें। और साथ ही फीमेल स्टाफ से भी कहूँगा कि आपको ऐसा कभी भी अनकम्फर्टेबल बिहेवियर आपके कलीग या बॉस या किसी के भी द्वारा किया जाता है तो आप उसको आईसीसी तक पहुँचाएँ, और आगे भी उसकी आप कंप्लेंट करें। आप शर्माएँ नहीं और हिचकिचाएँ नहीं, आपको न्याय मिलना ही चाहिए। और मैं बाकी मेल स्टाफ से भी कहूँगा कि फीमेल अब आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, तो आप उन्हें एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं। तो आप देखते रहिए बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट। आज हमने पॉश एक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा की, और हर फीमेल एम्प्लॉय जो काम कर रही हैं उन्हें एक बार पॉश एक्ट को विस्तार से पढ़ना भी चाहिए। थैंक यू।